स्वागत है बच्चों आपका मेरे YouTube चैनल माई स्टडी हब में। आज हम बच्चों सॉल्व करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा का सोशल साइंस का एग्ज़ाम, वो भी क्लास 7 का। कौन सी क्लास का? क्लास 7 का है। पहला प्रश्न बच्चों जो ऑब्जेक्टिव आता है, तो पहला प्रश्न है, मध्य युग में किसी गांव में आने वाला अनजान व्यक्ति जो समाज या संस्कृति का अंग नहीं होता था वो क्या कहलाता था? देसी नहीं कहलाएगा, ग्रामवासी नहीं कहलाएगा, वनवासी नहीं कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा? विदेशी। तो पहले का आंसर क्या होगा बच्चों? विदेशी। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से पर्यावरण का कौन सा घटक मानव निर्मित है? तो मानव निर्मित कौन सा घटक है बच्चों? वायु तो प्राकृतिक घटक है, जल भी प्राकृतिक घटक है, पेड़ पौधे भी प्राकृतिक घटक है, तो कौन सा होगा? पार्क है जो मानव निर्मित पर्यावरण का घटक है। पार्क इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को कहते हैं? क्या कहते हैं? जयमंडल नहीं कहते, वायुमंडल नहीं कहते, जलमंडल नहीं कहते, क्या कहते हैं? स्थल मंडल। तो क्या होगा राइट आंसर? पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, इनमें से कौन सा स्कूलों में मध्याह्न भोजन व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है? आपको पता है बच्चों, स्कूलों में MDM खिलाया जाता है, मिड डे मील, जिसको हिंदी में कहते हैं मध्याह्न भोजन, जो आप खाते हो रोज। उसका उद्देश्य क्या नहीं है? स्कूल में नियमितता, ये तो उद्देश्य है ताकि आप रोज आओ। बच्चों की स्कूल में उपस्थिति में वृद्धि, ये भी उद्देश्य है। बच्चों को पोषण आहार उपलब्ध कराना कि बच्चों को अच्छा खाना मिल सके, ये भी उद्देश्य है। हाँ, ये वाला उद्देश्य नहीं है भाई कि सभी को रोजगार उपलब्ध कराना। आपको खाना खिलाने से कोई काम तो नहीं मिल जाएगा, तो ये उद्देश्य नहीं है। मतलब कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर कौन सा है? डी वाला, सभी को रोजगार उपलब्ध कराना। ये आंसर लगाएंगे आप लोग, डी वाला। कन्नौज पर अगला प्रश्न है बच्चों, कन्नौज पर अधिकार के लिए संघर्षरत पक्षों का सही समूह था? तो कौन सा सही समूह था? ये बी वाला राइट आंसर है, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल, ये था सही आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों, खालिस्तान है, जो कि प्रश्न नंबर 6 है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। क्रोड कहते हैं बच्चों। पहले वाले में क्या आएगा? क्रोड आएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत में दूसरे देश से इलाज कराने वाले आने लोगों को क्या कहते हैं? तो भारत में दूसरे देश से इलाज कराने वाले लोगों को क्या कहते हैं? अभी बताता हूँ मैं। तो भारत में दूसरे देश से इलाज कराने वाले लोगों को कहा जाता है चिकित्सा पर्यटन। चिकित्सा पर्यटन। चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। ये राइट आंसर है प्रश्न नंबर 7 का। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत आए यात्री इब्न बतूता का संबंध किस देश से था? तो इब्न बतूता का संबंध अफ्रीका देश से था। कौन से देश से था? अफ्रीका। अफ्रीका देश से संबंध था उनका। अगला प्रश्न है बच्चों, नदी अपने प्रवाह के दौरान मोड़दार मार्ग में कौन सी आकृति का निर्माण करती है? तो मुहाना का निर्माण करती है। कौन से आकृति का? मुहाना आकृति का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है बच्चों, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के विधायक अपने नेता को चुनते हैं, जो क्या कहलाते हैं? जो मुख्यमंत्री कहलाते हैं। जो क्या कहलाते हैं? मुख्यमंत्री
कहलाते हैं, है ना। ये है मुख्यमंत्री कहलाते हैं। चलो अगला प्रश्न है बच्चों, पर्यावास से क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 11 है, पर्यावास से क्या तात्पर्य। इसका आंसर ये रहा। तो बच्चों, पर्यावास से तात्पर्य किसी भी क्षेत्र की पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। इसको क्या कहा जाता है बच्चों, पर्यावास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न नंबर 12, संविधान किसे कहते हैं। तो आप सारे क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 16, इन सारों के आंसर मैंने आपके लिए अरेंज करके रखा है। प्रश्न नंबर 16 तक आइए देखते हैं। ये प्रश्न नंबर 12 का उत्तर है, संविधान किसे कहते हैं। संविधान में कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, प्रदूषित जल से होने वाले रोग कौन से हैं। तो पेचिश है, हैजा है, हेपेटाइटिस है, दस्त, आंत्रशोथ है। ये प्रश्न नंबर 13 का आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर है, इक्तदार या मुक्ति का क्या कार्य था। तो इक्तदार या मुक्ति का कार्य सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्ताओं में कानून व्यवस्था बनाए रखना था। अपनी सैन्य सेवाओं के बदले में मुक्ति अपने वेतन के रूप में राजस्व एकत्र करते थे। प्रश्न नंबर 15 था, हिमनद किसे कहते हैं। तो हिमनद क्रिस्टली बर्फ, चट्टान, तलछट एवं जल से निर्मित क्षेत्र जहाँ पर वर्ष के अधिकांश समय बर्फ जमा होती है, इसको हिमनद कहते हैं। अगला प्रश्न था कि राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। प्रश्न नंबर 16, तो राज्य के मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ये प्रश्न नंबर 16 का उत्तर था। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 16 कि राज्यपाल, इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल करता है। ये सारे क्वेश्चन फिर से देख लीजिए आप। प्रश्न नंबर 17, 18, 19, 20, 21, 22 सबके आंसर मैंने आपके लिए लिख कर रखा है, आप देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं इनके आंसर प्रश्न नंबर 17 से। प्रदूषित पर्यावरण से क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसकी वजह से दमा, सर्दी, खांसी, अंधापन, शरीर का कमज़ोर होना, त्वचा रोग जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। लंबे समय के बाद इनसे जननिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती है और अपनी चरम सीमा पर यह घातक भी हो सकती है। ये लिखना है आपको प्रश्न नंबर 17 का उत्तर। अगला है प्रश्न नंबर 18, जिसमें आपको मानव निर्मित घटक लिखने हैं और प्राकृतिक पर्यावरण घटक लिखने हैं। तो मानव निर्मित घटक में है सड़क, पुल, पार्क, इमारतें, उद्योग, स्मारक। और प्राकृतिक पर्यावरण घटक है वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल। इस प्रकार से 18वां प्रश्न का उत्तर हुआ। प्रश्न नंबर 19 था, अवसादी सेलों का निर्माण कैसे होता है। हेडिंग डालना है आपको, अवसादी सेल का निर्माण। और आंसर है सेल लुढ़क कर। सेल यानी होता है पत्थर। पत्थर लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवयव कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। इस पर अवसादी चट्टानें बनती हैं। अगला प्रश्न था, चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं। चिकित्सा पर्यटन, तो चिकित्सा पर्यटन से तात्पर्य चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए दुनिया भर से भारत आने वाले लोगों से है। ये खालिस्तान में भी पूछा था, अभी मैंने बताया था आपको। भारत में चिकित्सा पर्यटन की लोकप्रियता के पीछे मुख्य कारण उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं, सस्ती लागत और विश्व स्तरीय सुविधाओं की उपलब्धता है। यह है चिकित्सा पर्यटन। अगला प्रश्न था, शेरशाह सूरी ने अपना राज्य किस प्रकार स्थापित किया था। तो शेरशाह सूरी ने पहले बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में काम किया था, जिन्हें उन्हें पदोन्नत कर सेनापति बना दिया और फिर बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। 1537 में जब हुमायूं कहीं सुदूर अभियान पर थे, तब शेरशाह ने बंगाल पर कब्जा कर सूरवंश को स्थापित किया था। अगला प्रश्न था, प्रश्न नंबर 22 क्या था।
प्रश्न नंबर 22 था, कोई राजनीतिक दल सत्ता पक्ष या विपक्ष के रूप में किस प्रकार निर्धारित होता है। तो वही बात है कि कैसे कोई पक्ष में आता है कोई विपक्ष में आता है। तो वह राजनीतिक दल जो चुनाव में निर्धारित बहुमत प्राप्त दल सत्ता पक्ष होता है, एवं जो दल बहुमत प्राप्त नहीं करता एवं चुनाव में जीत जाते हैं वह विपक्ष के रूप में निर्धारित होता है। अगला प्रश्न था प्रश्न नंबर 23। आपको दिखाते हैं प्रश्न नंबर 23 क्या था। ये रहा प्रश्न नंबर 23। चोल शासकों द्वारा कृषि एवं सिंचाई के क्षेत्र में किए गए कार्य का वर्णन। प्रश्न नंबर 24, भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है, इस संबंध में शामिल प्रावधान। प्रश्न नंबर 25, ज्वालामुखी किसे कहते हैं, इसका नामांकित चित्र। प्रश्न नंबर 26, चोल शासनकाल में सभा की सदस्यता के लिए कौन कौन सी शर्तें निर्धारित थी। अब इनके उत्तर देखते हैं प्रश्न नंबर 23 के। चलिए जी हाँ बच्चों, प्रश्न नंबर 23 का उत्तर कि चोल शासकों द्वारा कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में किए गए कौन से कार्य थे। तो चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र को गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलझती हैं, जिनके किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराया जाता है। इस प्रकार सिंचाई के क्षेत्र में कार्य किए गए। अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान सभी व्यक्ति को समान मानता है। तो ये था प्रश्न नंबर 24 का उत्तर। 24 का आंसर है ये, 24 का उत्तर है। तो प्रश्न था, भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है। तो समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है, प्रावधान यह है कि प्रथम कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसे घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से आप 2 प्रावधान लिख सकते हैं, काफ़ी है इतना। अगला प्रश्न था, ज्वालामुखी किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 25 था, ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 25 का उत्तर है, ज्वालामुखी भूपर्पट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, ये इसका उससे ज्वालामुखी कहते हैं। ये उत्तर हो गया आपका। उसके बाद आपको ये चित्र बनाना है। ये गैस वराख, ये क्रेटर, ये निकास वेंट और ये लावा वाली ज़मीन के अंदर रहता है, ये परपट्टी और मेटल के रूप में। इस प्रकार से यह उत्तर कंप्लीट होगा आपका। लास्ट क्वेश्चन बचा है प्रश्न नंबर 26। ये प्रश्न नंबर 26 का उत्तर है। प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है कि चोल शासनकाल में सभा की सदस्यता के लिए कौन कौन सी शर्तें निर्धारित थी। तो उत्तर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्य के लिए कौन कौन सी शर्तें थी। पहली शर्त थी कि सभा की सदस्य के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। दूसरा, उनके पास अपना घर होना चाहिए। तीसरा, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होना चाहिए। तीसरा, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। और चौथा, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। इस प्रकार की शर्तें थी सभा की सदस्यता के लिए। इस प्रकार से बच्चों आपका कक्षा 7वीं का सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बताएं कि किस चैनल में इतने आंसर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं भी देखना चाहूँगा कि कौन सा चैनल है जो इतने उत्तर बता रहा है। तो मैं आपके लिए हर एक क्वेश्चन का आंसर अरेंज करता हूँ और सटीक अरेंज करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ आपसे कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।